जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान के बंदरगाह शहर में आखिरकार हुआ जोरदार धमाका। क्या अमेरिका ने किया है ये ब्लास्ट? क्या इस धमाके के पीछे है ट्रंप का हाथ? हुई 4 की मौत, भरभरा कर गिरा इमारत। दोस्तों, क्या अमेरिका की तरफ से है ये पहला अटैक? सबसे पहले आपको बताएंगे, लगे हाथों बताएंगे। उससे भी बड़ा खुलासा, सऊदी ने ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका को उकसाया था। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे हुआ ये बड़ा खुलासा। वही इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप को खुश करने की होड़ में पाकिस्तान ने पार कर दी हद, ईरान से तोड़ लिया पुराना रिश्ता। कौन सा रिश्ता तोड़ा दोस्तों? साथ ही साथ पाकिस्तान प्रेम में डूबी बांग्लादेश की यूनुस सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम, जिसका भारत पर होगा सीधा असर। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि भारत की कूटनीति दुनिया में नंबर 1 साबित हो रही है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में शनिवार को एक जोरदार विस्फोट की खबर ने क्षेत्र में हलचल मचा दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये धमाका शहर के मुअल्लेम बुलेवार्ड इलाके में एक 8 मंजिला इमारत में हुआ, जिसमें 2 मंजिलें पूरे तरीके से तबाह हो गई। दोस्तों, आसपास कई गाड़ियां और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई। फिलहाल विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं है और जाँच जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के इलाके में तेज आवाज गूंजी और धुआं उठता दिखा। फायर ब्रिगेड और राहत टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया, जहां वे घायलों की मदद और आग बुझाने में जुटे हैं। हरमोजगान प्रांत के संकट प्रबंधन निदेशक मेहरदाद हसन जादे ने कहा कि घटना की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस वजह सामने नहीं आई। कुछ रिपोर्ट्स में इसे गैस लीक या अन्य घरेलू कारण से जोड़ा जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं। ये धमाका दोस्तों ऐसे समय हुआ है जब हाल के महीनों में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। देश में हाल के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के बाद पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ ईरान के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। पश्चिमी देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी लगातार चिंता जताई है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, ईरान को अमेरिका ने चौतरफा घेर लिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर F-35 जेट ने संभाला मोर्चा, C-70 लगातार उतार रहे हैं हथियार। बता दें, अमेरिका के दर्जनों C-17 और C-5 मिलिट्री जहाज मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर सैन्य सामानों को उतार रहे हैं। इसके अलावा लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही मध्य पूर्व में पहुंच चुका है, जो फिलहाल उत्तरी अरब सागर में है। जी हाँ, USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कैरियर एयर विंग शामिल है, जिसमें F/A-18E सुपर हार्नेट फाइटर जेट्स, F-35C लाइटनिंग सेकेंड फाइटर जेट और EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट के स्क्वाड्रन शामिल है। इनके अलावा यूएस नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जिनके नाम USS डेलवर, डी ब्लैक, USS मैकफॉल और USS मिस्टर है। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से कहा है कि बहरीन में तैनात 3 लिटोरल जंगी जहाज USS सांता बारबरा, USS कैनबरा और USS तुलसा को माइन स्वीपिंग ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। आशंका है कि ईरान ने कई समुद्री मार्गों में माइंस बिछाए होंगे, जिन्हें ट्रैक करने के लिए USS तुलसा को तैनात किया जा सकता है। जी हाँ, अमेरिका ने मिडल ईस्ट में कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं, जिनमें अतिरिक्त टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बोले तो थार्ड सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शामिल है। इन्हें पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में अल उदीद एयरबेस पर देखा गया है। 25 जनवरी को प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में इनके देखे जाने की पुष्टि हुई है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका हमले के जवाब में ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर सकता है। इन्हें रोकने के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका का अगला कदम काफी ज्यादा बुरा होगा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान पर उत्तरी अरब सागर से हमला कर सकता है। इसके अलावा इसे इलाके में दूसरी जगहों पर चल रहे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं। हर एक युद्धपोत दर्जनों टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइलों से लैस हो सकते हैं, जिनकी रेंज 1000 मील से थोड़ी ज्यादा है और इनमें 1000 पाउंड का पारंपरिक वॉरहेड लगा होता है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, बहुत बड़ा एक खुलासा, सऊदी ने ईरान पर अटैक के लिए अमेरिका को उकसाया। व्हाइट हाउस के बंद कमरे में हुई सीक्रेट मीटिंग। जी हां दोस्तों, ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले को लेकर मिडल ईस्ट की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ सामने आ गया है। सऊदी अरबिया ने पर्दे के पीछे अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसाया है।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने वॉशिंगटन में एक निजी ब्रीफिंग के दौरान कह दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दी गई धमकियों पर अमल नहीं किया तो ईरानी शासन और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि यह ब्रीफिंग व्हाइट हाउस में हुई, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन मौजूद थे। बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान पर संभावित अमेरिकी स्ट्राइक और उसके क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर था। दोस्तों, यह सऊदी रुख इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के हफ्तों में सार्वजनिक रूप से रियाद लगातार संयम और कूटनीति की बात करता रहा है। 3 हफ्ते पहले ही सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद अमेरिका ने हमले का फैसला टाल दिया था। लेकिन अब सऊदी नेतृत्व के भीतर सोच में बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस खालिद ने बंद कमरे की बैठकों में कहा कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इससे ईरान को यह संदेश जाएगा कि वो दबाव के बावजूद बच सकता है। इससे तेहरान का हौसला बढ़ेगा और वो क्षेत्र में और ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय तनाव भड़कने का खतरा रहेगा। फिलहाल अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है और कूटनीतिक विकल्प खुले हैं। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच कोई ठोस सीधी बातचीत नहीं चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान मौजूदा अमेरिकी शर्तों पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। यानी कि दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर सऊदी अरब की रणनीति अब सार्वजनिक बयानों से अलग कहीं ज्यादा सख्त होती जा रही है। इससे आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया या कहें कि मिडल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, इधर ट्रंप को खुश करने की होड़ में पाकिस्तान ने पार कर दी सारी हद। क्या ईरान से तोड़ दिया पुराना रिश्ता? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी के बीच पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने वाला कदम उठाया है। शहबाज शरीफ ने ईरान को बहुत बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी सीमा से जुड़े एक पुराने और अहम सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच दशकों से चल रहा रहमदारी सिस्टम अब बंद कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान ईरान सीमा पार करने के लिए पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होगा। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ये नया नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत 15 मार्च से होगी और 31 मार्च 2026 को इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद स्थानीय पहचान पत्र के आधार पर सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। दोस्तों, रहदारी सिस्टम के तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग एक ही दस्तावेज के सहारे आवाजाही करते थे। इससे पारिवारिक रिश्ते, व्यापार और रोजमर्रा की आवश्यकताएं जुड़ी हुई थी। अब इस सिस्टम के खत्म होने से इन इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठान लंबे समय से इस सीमा को लेकर चिंतित रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान से सटी सीमा का इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क, तस्करी और अवैध पैसों की आवाजाही के लिए बढ़ गया था। इसी वजह से सीमा पर सख्ती की मांग लगातार की जा रही थी। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आखिरकार तुर्की ने ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज शरीफ को लगा तगड़ा झटका। पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिरा पानी। दोस्तों, इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को तुर्की ने तगड़ा बड़ा झटका दिया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ साफ कह दिया कि तुर्की किसी नए भू राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हम किसी नए भू राजनीतिक गुट को बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हाकान फिदान ने सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित भरोसेमंद क्षेत्रीय एकजुटता मंच बनाने की पहल की। पहले ऐसी अटकलें थी कि तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरबिया रक्षा समझौते में शामिल होगा। ऐसे में इस बयान को सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हाकान फिदान ने कहा कि अपनी सुरक्षा आउटसोर्स ना करें। उन्होंने तर्क दिया कि क्षेत्र में मुख्य समस्या सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच भरोसे की गहरी कमी है। जब तक क्षेत्रीय देश अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक स्थिरता नहीं आ सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एकजुटता और आखिरकार ऐसे समझौते और मंच बनाने की आवश्यकता है जो बाहरी शक्तियों पर निर्भरता के बजाय साझा हितों को दर्शाते हों। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान प्रेम में डूबी बांग्लादेश की यूनुस सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। भारत पर क्या होगा असर, बता दें। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ लगातार रिश्ते मजबूत कर रही है। वहीं पुराने दोस्त भारत के साथ दुश्मनी पाले हुए हैं। अब मोहम्मद यूनुस सरकार एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी है दोस्तों, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस सरकार बांग्लादेश में आयात होकर आने वाले सूती धागे पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश अपने सूती धागे का व्यापार ज्यादातर भारत से करता है।
है जो देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये ड्यूटी 10 से 20% के बीच हो सकती है। बांग्लादेश को उम्मीद है कि कस्टम ड्यूटी लगाने से घरेलू कपास की कीमतों में गिरावट रुक सकती है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इस समय मुश्किल में फंसी हुई है दोस्तों। एक तरफ वो टेक्सटाइल मिलों के भारी विरोध का सामना कर रही है, जिनका कहना है कि ड्यूटी फ्री आयात ने उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। वहीं कपड़ा निर्यातक चेतावनी दे रहे हैं कि कोई भी नई ड्यूटी देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करेगी। भारत बांग्लादेश को सूती धागे का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने 2025 में 3.57 अरब डॉलर मूल्य के सूती धागे का निर्यात किया था। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा खरीदार था, जिसने कुल शिपमेंट का 45.9% आयात किया। वहीं बांग्लादेश के कुल आयात में भारतीय हिस्सा 82% है, लेकिन बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि इससे घरेलू कपास उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कीमतें लगातार गिर रही हैं। कपड़ा निर्यातक इस मुद्दे को अलग तरह से देखते हैं। निर्यातकों का तर्क है कि स्थानीय स्तर पर तैयार धागा बहुत महंगा है और गुणवत्ता में भी सही नहीं होता। बांग्लादेश प्रमुख टेक्सटाइल का निर्यातक और ग्लोबल ब्रांड भारतीय सप्लाई को पसंद करते हैं। बांग्लादेश में भारतीय धागे के आयात की ये बड़ी वजह है। एक्सपोर्टर को डर है कि आयात में किसी भी रुकावट से लागत बढ़ेगी, शिपमेंट में देरी होगी और अंत में इसका असर देश के ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट पर पड़ेगा। अब ऐसे में भारतीय धागे को रोकने की पूरी चाल चल रहा है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस पिछले साल अप्रैल में यूनुस सरकार ने प्रमुख लैंड पोर्ट के माध्यम से भारत से धागा आयात करने की अनुमति देना बंद कर दिया था। इसके पहले बांग्लादेश को भारत से होने वाले धागा निर्यात का 32% जमीन के रास्ते होता था। हालांकि इसके बाद भी घरेलू धागे की मांग में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। ऐसे में भारतीय आयात पर टैक्स लगाने की मांग हो रही है। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि यूनुस सरकार ड्यूटी को लगाएगी या नहीं। 12 फरवरी को देश में राष्ट्रीय चुनाव को देखते हुए अंतिम फैसला अगली सरकार पर छोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।